इनकम टैक्स के विद्यार्थियों, आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 10 बुक पटेल चौधरी में से। और ये प्रश्न है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में 2007-17, कोटा यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है 2007 और 9 को। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको अपन करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ के आप लोगों को इसका खुलासा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, श्री मोहन जयपुर में आयकर अधिकारी हैं। इनके 2 आवासीय मकान हैं। प्रथम मकान दिल्ली में स्थित है। इस मकान का निर्माण 1 जुलाई 12 को प्रारंभ हुआ था तथा यह 31 दिसंबर 2015 को बनके पूरा हुआ। ये मकान बनके पूरा हुआ है, वो गत वर्ष है 15-16 के गत वर्ष में बनके तैयार हुआ है। इस मकान के निर्माण के लिए उन्होंने 1 जनवरी 2013 को इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर लिया। लोन लिया गया बैंक से वो 1 जनवरी 13 को, और मकान बनके तैयार होता है 31 दिसंबर 15 को। आप लोगों को खास रूप से इसमें ये देखना होता है कि मकान जिस गत वर्ष में बनके तैयार हुआ उससे पहले का ब्याज कितना है, उससे पहले का ब्याज की कैलकुलेशन, और फिर उसकी 5 किस्तें अपन करते हैं और पहली किस्त की छूट उसी गत वर्ष में देते हैं जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हो गया, वो किस्त प्लस उस साल का ब्याज। तो 2 तरह के ब्याज की छूट अपने को देनी है। फिर ऋण का भुगतान कब कर दिया, इन्होंने ये दे रखा है ऋण का भुगतान 30 जून 19 को कर दिया। तो यानी ब्याज जो चुकाना है इनको वो 30 जून 19 तक की, और अपना जो गत वर्ष है वो है 19-20 गत वर्ष है। 19-20 गत वर्ष में 30 जून 19 को इन्होंने ब्याज का भुगतान कर दिया, और गत वर्ष शुरू हुआ था अप्रैल से। अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीने का ब्याज की कैलकुलेशन ही है गत वर्ष के संबंध में। उन्होंने ये मकान एक कंपनी को कार्यालय के लिए 4,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा रखा है। ये मकान उन्होंने किराए पर दे दिया। किसको दे दिया इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी कंपनी को दे दिया। ये पहले मकान की बात है। एक मकान और है उसके पास में। द्वितीय मकान जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1 मार्च 19 को पूरा हुआ। इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है 1 मार्च 19। तो तुरंत आप लोगों के ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये गत वर्ष कौन सा है। तो गत वर्ष है 18-19, क्योंकि 18-19 का गत वर्ष कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च को, और ये मकान कंप्लीट हुआ 1 मार्च 19 को। तो 18-19 के गत वर्ष में ये निर्माण का काम कंप्लीट होता है, और फिर उसके बाद में अगला वर्ष शुरू हो जाता है गत वर्ष से 19-20 का, और 1 जून 19 से वे स्वयं उसमें रहते हैं। अप्रैल से वर्ष स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, और फिर 1 जून से उन्होंने खुद ने इस मकान में रहना शुरू कर दिया। इसके निर्माण के लिए उन्होंने 1 अगस्त 17 को 60,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर लिया था। यहाँ भी आपको ये देखना है कि मकान जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ है 18-19 में, उससे पहले का ब्याज कितना, और टोटल ब्याज की 5 किस्तें, और पहली किस्त उसी गत वर्ष में जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हो गया, और प्लस जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हुआ उस गत वर्ष का खुद का ब्याज कितना है वो। और तो दोनों तरह के ब्याज की छूट देते हैं। तो इस मकान के निर्माण के लिए 1 अगस्त 17 को उन्होंने 60,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर लिया था। दोनों मकानों के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित हैं। अन्य जो सूचनाएं हैं, जो विवरण हैं, वो इस तरह से हैं। प्रथम मकान के संबंध में नगरपालिका मूल्यांकन 24,000, दूसरे मकान का मूल्यांकन नगरपालिका मूल्यांकन 18,000 नगरपालिका कर चुका है। पहले मकान के 10% नगरपालिका मूल्यांकन के, और दूसरे मकान के 6.25%।
मरम्मत पर व्यय, रिपेयर्स के ऊपर खर्चा किया 1150 पहले मकान पर, दूसरे मकान पर कोई खर्चा नहीं। अग्नि बीमा प्रीमियम पहले मकान पर 200 और दूसरे मकान पर कुछ नहीं। और फिर उसके बाद में ऋण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले मकान का 3000 और दूसरे का 7200। तो ये इस तरह से सूचनाएं ये दी। और फिर इसके नीचे लिखा, श्री मोहन का स्थानांतरण 1 दिसंबर 19 को उदयपुर हो गया। उदयपुर हो गया, वो जयपुर रहता था लेकिन उदयपुर हो गया, 1 दिसंबर को हो गया। जहाँ से वे 400 रुपये प्रति माह के किराए के मकान में रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने किराए का मकान ले लिया, उसमें रहने लग गए। और जयपुर स्थित मकान उसी दिन से 2500 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया। जयपुर का मकान है वो 2500 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया है। आपको श्री मोहन की कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना करनी है। इसमें एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि अपन शुद्ध वार्षिक मूल्य में से स्टैंडर्ड डिडक्शन की 30% की छूट देते हैं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपने छूट दे दी तो उसके बाद में अन्य कोई छूट, मकान के ऊपर जो खर्चे किए गए हैं उनके संबंध में किसी भी तरह की अन्य कोई छूट नहीं दी जाती है। जैसे मरम्मत पर व्यय, अग्नि बीमा प्रीमियम, और ये ऐसी छूटें अब नहीं दी जाएंगी। अपने को केवल 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देनी है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। अब उसके बाद में इसको करने की शुरुआत करते हैं अपन। इसमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो केवल ब्याज की गणना करने से संबंधित ही है। लेकिन ब्याज की गणना के लिए मैं आपको अलग से आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इसकी वर्किंग नोट के रूप में ब्याज की कैलकुलेशन कैसे आई है वो अलग से भी भेज रहा हूँ। तो इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने हेडिंग डाला, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये हाउस प्रॉपर्टी है श्री मोहन की। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। और फिर उसके बाद में गणना करते हैं। तो नीचे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और राइट साइड में लास्ट में 2 कॉलम आप लोग बना लेंगे रुपीज़ के। पहला फर्स्ट हाउस के लिए और दूसरा सेकंड हाउस के लिए। पहला मकान है वो पूर्ण रूप से किराए पर उठा हुआ है, इसलिए पहले हाउस के नीचे आप लिख दें लेट आउट हाउस, किराए पर दिया हुआ है। और दूसरा मकान है वो कुछ समय स्वयं रहता है और कुछ समय किराए पर उठाता है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ समय खुद रहता है, कुछ किराए पर उठाता है, तो वो मकान किराए पर उठाया हुआ ही माना जाएगा। तो सेकंड हाउस के लिए आपने लिख दिया सेकंड हाउस, और फिर इसके नीचे लिखेंगे डीम्ड लेट आउट, DEEMED, डीम्ड मानी माना गया, किराए पर उठाया हुआ माना गया। तो ये 2 मकान हो गए। और फिर पर्टिकुलर्स के लिए जगह, सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट में अपन देखते हैं प्रत्याशित किराया। और प्रत्याशित किराया आपने लिखा स्टेप फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट, और उसके नीचे लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ये तो लिखने हैं, ये अपने पास में स्टैंडर्ड रेंट हालांकि नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हाई बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। और ये लिख दिया आपने 24,000 रुपये। अपन ने लिखा 24,000 रुपये। नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराए का अपने को पता नहीं है, इसलिए इसमें 24,000 आ गया। दूसरा स्टेप आता है रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ लेट आउट फॉर द होल ईयर। अगर वो पूरे साल के लिए किराए पर उठाया जाता
और इसमें से अनरियलाइज रेंट अपन घटाते हैं। आपको इसलिए लिखना है, यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है लेकिन लिखना ज़रूर है। आप लिखेंगे स्टेप सेकंड, उसके नीचे लिखेंगे रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर और फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट है तो कोई घटाते हुए, लेकिन यहाँ नहीं है, केवल मात्र अपने को लिखना है। तो अमाउंट के कॉलम में रेंट रिसीव्ड में लिखेंगे आप 48,000। क्योंकि ये मकान 4,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है, तो 12 इंटू 4 1200 को 48,000। फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में राशि आई 24,000, दूसरे स्टेप की राशि 48,000। और तीसरे स्टेप कहता है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा हो। तो स्टेप थर्ड लिखा आपने, और स्टेप थर्ड के नीचे लिखा द हायर अमाउंट बिटवीन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड इज टेकन एज बेस फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना के लिए स्टेप फर्स्ट और सेकंड में से जो अधिक है उसको आधार बना लिया, तो अधिक है 48,000। और फिर उसके बाद में स्टेप फोर्थ कहता है कि वैकेंसी पीरियड के संबंध में अगर कुछ घटाना है तो घटाएंगे स्टेप फोर्थ में। तो अपने लिखा स्टेप फोर्थ रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड इज डिडक्टेड फ्रॉम द बेस वैल्यू अंडर स्टेप थर्ड स्टेप में जो राशि आई है उसमें अगर मकान खाली रहता, पहला मकान, तो अपन खाली रहने के संबंध में जो किराया बनता वो घटाते। अब यहाँ खाली रहा नहीं, इसलिए घटाने का कोई सवाल नहीं है। तो अब ये राशि आ गई 48,000, कुछ घटाई नहीं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर 48,000 पहले मकान की। इसमें से अपन घटाएंगे नगर पालिका मूल्यांकन कर। तो नगर पालिका कर वो कहते हैं कि नगर पालिका मूल्यांकन के 10% लगते हैं, तो 10% राशि आप घटा दीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेज 24,000 का 10% 2400, तो 48,000 में से 2400 घट गए, तो ये राशि जो बचती है उसका नाम लिखेंगे अपन एनुअल वैल्यू। ये हो गया एनुअल वैल्यू, या इसको कह सकते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से अभी अपने को दो छूटें देनी हैं। पहली छूट अपने को देनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, और जो एनुअल वैल्यू की 30% होती है, तो छूट दी अपन ने लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अंदर की साइड में दिखा देंगे अपन जो भी छूटें हैं, फिर जोड़ के लास्ट में घटा देंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आई 30%, 13,680। 45,000 को 30% से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राशि आती है 13,680। एक तो ये राशि घटनी, और दूसरी राशि घटनी है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन के संबंध में फिर आपको इंटरेस्ट की गणना करनी है, और वो गणना आपको दो तरह का ब्याज होगा। एक तो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज, और एक संबंधित गत वर्ष का ब्याज। दो तरह का ब्याज है, तो ब्याज की गणना करी। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पहले तो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज। मकान में जिस गत वर्ष में अस्तित्व में आया है उस गत वर्ष से पहले का ब्याज की गणना करेंगे, उसकी 5 किस्तें बढ़ाएंगे। गणना करने के लिए लोन लिया गया 1/1/13 को, और ये जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ उस गत वर्ष से तुरंत पहले का ब्याज। तो 1/1/13 से लेके 31/3/15 तक के ब्याज की गणना करेंगे अपन। 1/1/13 से 31/3/15, तो ये महीने हो जाते हैं 27 महीने। 27 महीने के ब्याज की गणना करनी है। 1,00,000 रुपये के ऊपर का लोन लिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 1,00,000 को 12% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राशि आती है 12,000। 12,000 रुपये जो ब्याज बना है वो 12 माह का है। अपने को चाहिए 27 महीने का ब्याज, तो 27 महीने की कैलकुलेशन करेंगे आप इस तरह से कि 12 महीने का ब्याज है बराबर 12,000, एक महीने का बटे 12 और गुणा 27 का कितना, तो ये 27,000 आ गया। अब 27,000 है मकान
निर्माण से पहले का ब्याज है, उसकी 5 किस्तें 27,000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर ये राशि आती है 5,400। तो अब जो अपना गतवर्ष है 19-20, 19-20 में एक तो छूट देंगे अपन 5,400 की, और प्लस आपको दूसरी छूट देनी है 3 महीने का ब्याज है 19-20 में। 19-20 में 3 महीने का ब्याज है, तो 3 महीने के ब्याज की और गणना करनी है, और वो आएगा 3,000। तो 5400 प्लस 3,000 ये आ गए 8,400। इस तरह से दो तरह की छूट दे दी आपने। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की दे दी 13,680, और इंटरेस्ट ऑन लोन की दे दी 8,400। तो कुल मिला के पहले मकान की छूट होती है 22,080। 45,600 में से 22,080 घटा दो, अब जो राशि बचेगी वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मकान पहले की। अब उसके बाद में सेकंड मकान की बात आती है, जो कुछ समय स्वयं रहता है और कुछ समय इसको किराए पर दिया जाता है। इसका नगर पालिका मूल्यांकन दे रखा है, इसको भी स्टेप फर्स्ट के द्वारा करना शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में प्रत्याशित किराया और नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा है उसको आधार मानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने आधार माना 18,000। फिर उसके बाद में स्टेप सेकंड कहता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये जो दूसरा मकान कंप्लीट होता है वो 1 मार्च 19 को पूरा हो गया, 18-19 में हो गया, और फिर 19-20 का गतवर्ष शुरू हो गया। 19-20 में शुरू हुआ तो 2 महीने वो नहीं रहा, अप्रैल और मई में। 1 जून से वो स्वयं रहने लग गया, तो 2 महीने मकान खाली रहता है। फिर बाद में इसे वो दिसंबर से 2,500 रुपये किराए के ऊपर उठा देता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने वो गत वर्ष के, 4 और 2 पहले 6 महीने। 6 महीने के लिए ये माना जाएगा कि ये मकान किराए पर उठा हुआ था 2,500 रुपये के हिसाब से। तो 2,500 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंट रिसीवेबल आता है 15,000। रेंट रिसीवेबल आता है 15,000। अब उसके बाद में स्टेप फर्स्ट की राशि आ गई आपके पास में। स्टेप फर्स्ट कहता है 18,000, स्टेप सेकंड में आई 15,000, और फिर स्टेप थर्ड कहता है इन दोनों में से जो अधिक हो उसको आधार मान लो। तो दोनों में अधिक हुआ, स्टेप थर्ड में अधिक हुआ 18,000। 18,000 रुपये अधिक हुआ, उसको आपने आधार मान लिया। और फिर उसके बाद में मकान खाली रहने के संबंध में आपको छूट देनी है स्टेप फोर्थ में। ये मकान 2 महीने खाली रहा है, अप्रैल और मई में। तो 2 महीने का किराया, 1 महीने का किराया है इसका 2,500 रुपये, 2 महीने का किराया हो जाएगा इसका 5,000। तो स्टेप फोर्थ में आप घटाएंगे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द बेस वैल्यू अंडर स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जो आया है उसमें से वैकेंसी पीरियड का किराया घटाएंगे जो आता है 5,000। तो 18,000 में से 5,000 घटा दिए तो ये राशि आ गई 13,000। 13,000 को कहा जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और फिर इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेज घटाए, और म्युनिसिपल टैक्सेज नगर पालिका मूल्यांकन के 6.25% हैं। 6.25% की कैलकुलेशन करोगे तो ये राशि आती है 1,125। 6.25% किसके? नगर पालिका मूल्यांकन के। 18,000 इंटू 6.25% को मल्टीप्लाई करते ही ये राशि आई 1,125। 1,125 ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा दी तो एनुअल वैल्यू आ गया 11,875। 11,875। और फिर उसके बाद में इसमें 2 छूटें और देनी है अपने को।
पहली छूट देनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 30%, तो 11,875 की 30% राशि आई 3562। और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन की राशि, इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरे मकान के संबंध में इंटरेस्ट ऑन लोन की राशि ज्ञात करेंगे। तो पहले तो आप मकान के निर्माण से जिस गत वर्ष में वो कंप्लीट हुआ उससे पहले का ब्याज की गणना करेंगे। वो अवधि है 1 अगस्त 17 से 31 मार्च 18, मकान के निर्माण के गत वर्ष से पहले का ब्याज, और वो आता है 8 महीने की अवधि। 8 महीने तो पहले का है, तो 8 महीने का अपन ब्याज निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया गया है इंटरेस्ट के ऊपर 60,000 का 12% की दर से, तो 60,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 7200 रुपये आते हैं 12 महीने के। 8 महीने के निकालेंगे अपन, 7200 बटे 12 इंटू 8 बराबर 4800 रुपये। 4800 रुपये मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है। इसकी 5 किस्तें बनाएंगे तो 4800 डिवाइडेड बाई 5, यह आई राशि 960। 960 की 5 किस्तों में छूट देंगे। तो अब गत वर्ष का ब्याज निकालेंगे। उस गत वर्ष के ब्याज में एक तो गत वर्ष का ब्याज है 7200 रुपये, तो देना ही देना है आपको। 60,000 इंटू 12% 7200 प्लस मकान के निर्माण से पहले का ब्याज 960 रुपये, दोनों को जोड़ते हैं तो ये राशि आती है 8,160। 8,160 राशि इंटरेस्ट ऑन लोन की आ गई दूसरे मकान के संबंध में। तो दूसरे मकान के संबंध में राशियां घट रही हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 3562 और इंटरेस्ट ऑन लोन 8,160, दोनों को मिलाते हैं तो ये राशि आती है 11,722। 11,722 से घटाई जाने वाली राशि है एनुअल वैल्यू में से, और एनुअल वैल्यू है 11,875। इस तरह से राशि ये बचेगी 153। पहले मकान के संबंध में टैक्सेबल राशि आई 23,520 और दूसरे के संबंध में 153, और नीचे लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,520 पहले मकान की और दूसरे मकान की 153। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई। इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना करना आप लोग इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। मैं इसकी कैलकुलेशन को अलग से व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।